हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम जो इंडियन पॉलिटी सीरीज़ कर रहे हैं उसी का थर्ड चैप्टर जो कि है सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ साइलेंट फीचर्स के बारे में, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोला गया है कि भाई सबसे लेंदीएस्ट जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो हमारा ही है, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही जा रही है। लगभग 6,000 पेजेस का जो है रिटन टेक्स्ट जो है वो है ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, जिसके अंतर्गत 470 470 आर्टिकल्स हैं एंड 12 शेड्यूल जो है वो प्रेजेंट है। और भी धीरे धीरे आर्टिकल्स हमेशा अमेंडमेंट होते रहता है, तो ऐड जो है वो होता रहता है। अगर हम फैक्टर्स की बात करें कि वो कौन कौन से फैक्टर्स रहे हैं जो कि इतना बड़ा साइज जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिस कारण से बन गया, तो कुछ फैक्टर्स यहाँ पे हमने मेंशन किया है। सबसे पहला क्या है कि जो 60 to 70% समझो कि जो बेस है, एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है, एक स्केलेटन कह सकते हो, ठीक है। तो वो स्केलेटन जो है हमारा आज का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो ऑलरेडी इसको मिनी हम कह सकते हैं कि इतना बड़ा था कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब रूप में था, ठीक है। मतलब बहुत बड़ा, उसमें खुद बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट जो है वो था। खुद ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसके तरफ से बहुत बड़ा एक्ट जो है वो पास हुआ था। बहुत सारे क्लॉज उसके अंदर थे। तो क्योंकि मेजर जो है सोल कह लो या मेजर स्केलेटन या फ्रेमवर्क कह लो कि वो वहीं से डेराइव है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जिस वजह से काफ़ी लेंदियस्ट जो है डॉक्यूमेंट बन चुका है। दूसरा जियोग्राफिकल फैक्टर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया क्या है, एक वास्ट कंट्री है एंड अलग अलग ज्योग्राफी की वजह से अलग अलग सारी चीज़ों को कैटर करना था। और जैसे एक ही अगर हम देखें कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है सेंटर और स्टेट का, ऐसा नहीं कि स्टेट्स बहुत सारे हैं तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन रहता, तो क्या है क्योंकि इतना वास्ट ज्योग्राफी है कि नंबर ऑफ स्टेट्स भी काफ़ी अधिक है, जिस वजह से क्या है कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन अगर स्टेट और सेंटर का रहता तो उस केस में क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग होता, मतलब कि छोटा होता यूनियन वाला। लेकिन क्योंकि एक ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था जो दोनों के लिए काम करे, सेंटर और स्टेट के लिए, इसी वजह से क्या है कि काफ़ी एलिफेंटाइन साइज जो है वो बन चुका। दूसरा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, या बनाया समझो एक तरीके से, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को जो ड्राफ्ट करने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो मेनली डोमिनेटेड थी लॉयर्स से। एंड लॉयर्स क्योंकि टेक्निकल चीज़ों को मेंशन किए जा रहे थे, मतलब ऐसा नहीं है कि सिंपल भाषा में लिख दिए, सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या है बिल्कुल ही एकदम जो लीगल लैंग्वेज है उसके अंतर्गत उन्होंने एक एक चीज़ों को बारीकी तरीके से लिखा, ताकि कोई भी इंटरप्रिटेशन में वेरिएशन ना रहे। मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक आदमी जो है वो अगर एक डॉक्यूमेंट के एक क्लॉज को पढ़ रहा है तो अलग मीनिंग समझे, दूसरा आदमी जो है वो मतलब समझो नॉर्थ का आदमी कुछ और मीनिंग समझ रहा है, साउथ का आदमी कुछ और मीनिंग समझ रहा है, तो एकदम टेक्निकली क्या है कोई एरर जो है वो ना रहे। इस वजह से लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया। और लैंग्वेज क्यों लीगल लैंग्वेज यूज़ कर पाए, क्योंकि लॉयर से जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डोमिनेटेड थी। तो इसी वजह से क्या है काफ़ी लार्ज जो है या वास्ट साइज जो है कॉन्स्टिट्यूशन का बन गया। फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वेरियस सोर्सेज से बॉर्डर्ड भी है, बहुत सारे उसके पार्ट्स। जैसे इंपॉर्टेंट अगर हम लोग देखें तो हमने मेंशन किया भी है यहाँ पे, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से प्राइमरी रेफरेंस लिया गया, या कह लो स्केलेटन जो है उसको बनाया गया। जो फेडरल स्कीम है, फेडरल स्कीम मतलब कि सेंटर और स्टेट के बीच क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। तो जो फेडरल स्कीम हमको देखने को मिलता है कि यूनियन गवर्नमेंट है, डिफरेंट स्टेट्स गवर्नमेंट है, तो वो स्कीम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया है। गवर्नर का जो पोजीशन है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। जुडिशियरी हो गया, पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया एंड इमिग्रेशन, ये जो प्रोविजंस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। और भी अदर सोर्सेज है, जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे तो यूनाइटेड किंगडम से जो नॉमिनल हेड बनाया जाता है, जैसे कि प्रेसिडेंट साहब जो है हमारे नॉमिनल हेड है। क्यों भाई, क्योंकि उनके पास सिर्फ और सिर्फ हम कह सकते हैं कि जो भी एक्ट्स बनते हैं, जो भी डिसीजंस फाइनेंशियली या जो भी लिया जाता है वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिया जाता है, लेकिन वो फैसला प्रेसिडेंट नहीं करते, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करती है, विच इज यूजुअली हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। एंड प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो इस वजह से क्या है कि जो नॉमिनल हेड वाला कॉन्सेप्ट है वो भी हमने यूके से ही बोरो किया है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू लोअर हाउस यानी कि लोकसभा, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो राज्यसभा के लिए अकाउंटेबल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेबल या रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, लोकसभा या लोअर हाउस के लिए। बाई कैमरल पार्लियामेंट, बाई कैमरल कहने का मतलब क्या हो गया, अपर हाउस एंड, तो हाउस हम अपर और लोअर हाउस की बात कर रहे हैं, यानी कि हम राज्यसभा एंड लोकसभा की बात कर रहे हैं।
पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ये भी क्या है, यूके से बोरो किया गया है कि पार्लियामेंट्री टाइप का गवर्नमेंट होगा, कि पार्लियामेंट से ही प्राइम मिनिस्टर जो है वो चुने जाएंगे। मतलब अलाइक हम कह सकते हैं यूएस, जहाँ पे क्या होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो देखने को मिलता है। लोअर हाउस यानी कि लोकसभा क्या है, ज़्यादा पावरफुल है, जैसे कि यूके के भी अंदर है वैसा ही। एंड पोस्ट ऑफ पीएम जो है यूके से ही हमने बोरो भी किया है। तो यूएसए से भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमने बोरो किया, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रियम्बल, क्योंकि प्रीफेस कह लो एक तरीके से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस है, एक एक जिस्ट कह लो, ठीक है, जिस्ट कह लो कि ओवरऑल जो सोल है वो प्रीफेस या प्रियम्बल पढ़ के हमें समझ में आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर ऑब्जेक्टिव है क्या। यूएस के तरह ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों भाई, क्योंकि इसको अमेंड जो है वो करने के लिए काफ़ी हम कह सकते हैं कि अलग अलग प्रोविजंस है, मतलब इजीली अमेंडेबल जो है वो नहीं है एज कम्पेयर टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। क्योंकि यूनाइटेड किंगडम में हमने पहले भी वीडियोस के अंदर देखा कि दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, एक कोडिफाइड कहते हैं या रिटन कहते हैं, दूसरे को अनकोडिफाइड या अनरिटन कहते हैं। तो यूके में अनरिटन है, जैसे कि वहाँ अनरिटन कहने का मतलब क्या हो गया, ऐसा नहीं है कि कहीं नोट डाउन नहीं है, वो लिखा हुआ है लेकिन ईजिली अमेंडेबल है पार्लियामेंट के द्वारा। लेकिन जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि कुछ पार्ट जो है वो अमेंड किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ पार्ट जो है वो बिल्कुल ही अमेंड नहीं किए जा सकते, ठीक है, रिजिडिटी हमें देखने को मिलता है। फंडामेंटल राइट्स भी हमने यूएस से बोरो किया है। जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, ये भी हमने आपको जो कि आर्टिकल 50 में हम देखते भी है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेचर हमें देखने को मिलता है। इम्पीचमेंट, तो इम्पीचमेंट टर्म जो है याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रेसिडेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट के ही बेसिस पे क्या है, उसी तरीके से जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के, उनको भी रिमूव किया जाता है। तो जजेस के लिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों या हाई कोर्ट के हों, उनके लिए वर्ड इम्पीचमेंट नहीं लगाते हम लोग, रिमूवल लगाते हैं, ठीक है। तो रिमूवल, इम्पीचमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए लगाते हैं। फिर अगर हम सोवियत संघ की बात करें यानी कि यूएसएसआर की बात करें, तो वहां से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को बोरो किया। फंडामेंटल ड्यूटीज, इसीलिए देखो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो हमने यूएसएसआर से जो है वो बोरो किया है। प्लस 5 ईयर प्लान जो है, जो इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद ही हम देखते हैं 5 ईयर प्लान जो है, जो प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता था कि भाई अगले 5 साल जो है वो कैसे चीज़ें जो है वो रहेंगी। ऑस्ट्रेलिया से अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट कैसे फंक्शन करेगा, किस लॉ के तहत जो है वो फंक्शन करेगा, उस बेसिस को या उस प्रोसीजर को, उस प्रोसेस को हमने ऑस्ट्रेलिया से जो है वो बोरो किया है। नेक्स्ट अगर हम देखें जर्मनी से, तो वहाँ पे क्या है कि इमरजेंसी के समय जर्मनी में फंडामेंटल राइट्स जो है वो क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट जो है वो एकदम परमानेंट है, उसका सस्पेंशन नहीं हो सकता है। तो सस्पेंशन उसका हो सकता है, फंडामेंटल राइट्स का भी सस्पेंशन जो है वो हो सकता है इमरजेंसी के दौरान। एंड ये चीज़ हमने कहाँ से, जर्मनी से जो है वो बोरो किया। कनाडा की अगर हम बात करें तो वहाँ से हमने देखा जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहाँ नजर आता है कि सेंटर और स्टेट तो है समझो, लेकिन सेंटर इज मोर पावरफुल देन स्टेट। तो एक सेंट्रीफ्यूगल जो है पैटर्न हमें देखने को मिलता है, क्योंकि डीप डाउन देखो तो अंदर की तरफ क्या होगा, स्टेट आएगा क्योंकि कंट्री के अंदर है, और टॉप पे कौन है, यूनियन लेवल है। तो बाहर की तरफ यानी कि सेंट्रीफ्यूगल और अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल। तो अगर स्टेट ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो सेंट्रीपिटल फॉर्म बोलते हैं, यूनियन ज़्यादा स्ट्रांग है तो क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल बोलेंगे, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म हमें देखने को मिलता है, जहाँ सेंट्रल इज मोर स्ट्रांगर देन द स्टेट। जो भी रेसिडुअरी पावर्स होंगे वो किसके पास रहेंगे, सेंटर के पास रहेंगे। एंड सेंटर अपॉइंट्स गवर्नर्स एट स्टेट, तो अपना रिप्रेजेंटेटिव के रूप में क्या है, सेंटर जो है वो गवर्नर्स को अपॉइंट जो है वो स्टेट के अंदर जो है वो करते हैं। अगर हम आयरिस यानी कि आयरलैंड की बात करें, तो वहां से सबसे, ये बहुत बार क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, इसका ओरिजिन वो है डीपीएसपीज यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मेथड ऑफ इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट का मेथड ऑफ इलेक्शन हम पढ़ेंगे भी आने वाले वीडियोस के अंदर, लेक्चर्स के अंदर। तो हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन इंडिया में इनडायरेक्ट इलेक्शन हमें देखने को मिलता है बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एमपीज टू राज्यसभा नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, हम पढ़ते भी है कि 12 एमपी जो है वो क्या है, नॉमिनेट होते हैं आपके राज्यसभा में, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट साहब के द्वारा, ठीक है। तो याद रखना आयरलैंड में क्या है, डीपीएसपी हमने वहां से बोरो किया है। फ्रांस की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट है कि भाई हेड ऑफ द स्टेट मस्ट बी एन इलेक्टेड पर्सन। तो इलेक्शन चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, लेकिन इलेक्टेड होना चाहिए। रादर देन यूके के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है कि हेड ऑफ द स्टेट जो है, हेड ऑफ द कंट्री, वो क्या है, वो आपके मोनार्क है, मतलब हेरिडिटरी पोजीशन है। जो आइडियल्स हैं लिबर्टी के, इक्वलिटी के एंड फ्रेटर्निटी के लिए, ठीक है। तो लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इज बोरोड फ्रॉम द फ्रांस।
साउथ अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड कर सकते हैं डिफरेंट प्रोविजंस के आधार पे। तो ये चीज़ अमेंडमेंट का जो पॉसिबिलिटी है, प्रोविजन है, वो हमने साउथ अफ्रीका से बोरो किया। एंड जो इलेक्शन होता है फॉर द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा के मेंबर्स का भी इलेक्शन हमने साउथ अफ्रीका से बोरो किया। अगर हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ पे ब्लेंड हमें देखने को मिलता है, कुछ रिजिडिटी भी है, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी है। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट जो पार्ट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के इंडिया के अंदर, वहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी जो है वो चाहिए होता है, यानी कि 2/3 मेजोरिटी जो है वो चाहिए होता है। जैसे अभी देखो, वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो बिल के लिए 2/3 जो है मेजोरिटी जो है वो चाहिए, ठीक है। अदर्स जो प्रोविजंस है, अदर जो पार्ट कह लो, अदर जो आर्टिकल्स कह लो, उनके अंदर अमेंडमेंट के लिए क्या है, सिंपल मेजोरिटी से ही काम चल जाता है। यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी भी है सिंपल मेजोरिटी को लेके एंड रिजिडिटी भी है स्पेशल मेजोरिटी को लेके। तो इसीलिए कहा गया कि ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो देखने को मिलता है हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरल सिस्टम तो है, लेकिन ये फेडरल सिस्टम एक यूएस की तरह फेडरल एग्रीमेंट के रूप में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि कुछ फेडरल फीचर भी है, कुछ यूनिटरी बायसनेस भी हमें देखने को मिलता है कि भाई फेडरलिज्म तो दिया गया है कि भाई सेंटर है, स्टेट है, लेकिन यूनियन के पास ज़्यादा पावर देखने को मिलता है हमको एज कम्पेयर टू द स्टेट। जैसे कि अगर हम फेडरल फीचर्स की बात करें कि कौन कौन से फेडरल फीचर्स हैं एंड कौन कौन सा यूनिटरी फीचर्स है, तो उसमें देखो आप कि फेडरल फीचर्स में क्या क्या होगा कि भाई दो गवर्नमेंट होगा, जैसे कि सेंटर में होगा और स्टेट के अंदर जो है वो प्रेजेंट होगा। डिवीजन ऑफ पावर जो है वो देखने को हमें मिलता है। सुप्रीमेसी है किस चीज़ का, कॉन्स्टिट्यूशन का। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना क्या है, उतना ज़्यादा इजी नहीं है, सिंपल कह लो। रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, बाई कैमरलिज्म है, यानी कि अपर एंड लोअर हाउस जो है वो प्रेजेंट है। यूनिटरी फीचर की बात करो तो सिंगल सिटीजनशिप है, जैसे अमेरिका में आप देखोगे तो एक सिटीजन अपने स्टेट का भी सिटीजन रहता है और अमेरिका का भी सिटीजन है। जैसे मान लो कि कोई भी स्टेट ले लो, टेक्सास ले लो, या जो नेवाडा स्टेट है जिसमें लास वेगास है, तो इस स्टेट के अंदर वो सिटीजन उस पर्टिकुलर स्टेट का भी जो है वो निवासी है, सिटीजन है, और साथ ही साथ यूएस का तो है ही। यानी कि डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट वहाँ पे है, मतलब स्टेट का सिटीजनशिप रहने के कारण स्टेट में पर्टिकुलर दूसरे स्टेट की तुलना में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी हमें देखने को मिलता है कि आप देखो कि एक हायरार्की ऑफ कोर्ट्स है, जैसे स्टेट में देखो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ऐसे करके फिर हाई कोर्ट है, स्टेट में मैक्सिमम हाई कोर्ट तक है, हाई कोर्ट, फिर अपीलेट जुरिडिक्शन आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर। यानी कि एक हायरार्की ऑफ कोर्ट्स में भी हमको देखने को मिल रहा है कि इंटीग्रेटेड जुडिशियरी ऐसा अलग अलग नहीं है। ऑल इंडिया सर्विस जो है वो देखने को मिलता है, जैसे आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, ठीक है, आईएफ ओएस हो गए, फॉरेस्ट सर्विस हो गए, तो ये ऑल इंडिया सर्विस में हो गया। स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सेंटर जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं, एंड जो स्टेट गवर्नर है वो कौन अपॉइंट कर रहा है, सेंटर की तरफ से ही अपॉइंटमेंट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है कि इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर हमें देखने को मिलता है जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसा है हमारे यहाँ इंडिया के अंदर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो यूके के अंदर जहाँ पे पार्लियामेंट स्थित है यूके की, उस रीजन को या उस एरिया को वेस्टमिंस्टर कहते हैं। इसीलिए इंडिया में भी जो मॉडल है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, वेस्टमिंस्टर जो है मॉडल कहते हैं। एंड ये जो मॉडल है वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का जो है वो मॉडल है। यानी कि रिस्पॉन्सिबल कहने का मतलब क्या हो गया कि हम कह रहे हैं अकाउंटेबल जो है टू द पीपल। तो गवर्नमेंट जो है वो क्या होगी, अकाउंटेबल होगी, चीज़ों को डिस्क्लोज करेंगी, शेयर करेंगी, एंड लोगों के पास भी उतना ही मौका होगा अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का, साथ ही साथ अगर वो पसंद नहीं आ रहे तो उनको चेंज भी कर देने का। फिर दूसरा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अगर हम देखें तो कैबिनेट गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि कैबिनेट गवर्नमेंट कहने का मतलब क्या हो गया कि भाई जो 543 आपके एमपीज है तो उसमें क्या है, कैबिनेट का फॉर्मेशन होता है, जैसे 70 से 80 15% होता है, 15% से ज़्यादा जो है वो नहीं हो सकता है। तो नॉर्मली हमको इतना देखने को मिलता है। नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव, जैसे अगर हम नॉमिनल एग्जीक्यूटिव की बात करें तो इंडिया के अंदर नॉमिनल कौन हो गए, प्रेसिडेंट साहब हो गए, एंड रियल एग्जीक्यूटिव जिनके पास एक्चुअल में एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो कौन हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पीएम के पास क्या होता है, रियल पावर है, एंड नॉमिनल पावर किसके पास है, या नॉमिनल हेड के रूप में कौन है, प्रेसिडेंट, ठीक है। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ एग्जीक्यूटिव, और एक और, हाँ सॉरी, मेजोरिटी पावर रूल है, या सॉरी मेजोरिटी पार्टी रूल है, यानी कि जो भी पार्टी क्या है इलेक्शन के अंदर मेजोरिटी में आएगी वही क्या है गवर्नमेंट का फॉर्मेशन जो है वो करेगी। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जीक्यूटिव का टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर, मतलब कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये क्या हो गए आपके, ये एग्जीक्यूटिव हो गए, एंड ये बेसिकली किस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो पूरा का पूरा लोकसभा के लिए, यानी कि पार्लियामेंट के लिए। मेंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो है इन लेजिस्लेचर, तो मेंबर्स ऑफ मिनिस्टर जो है वो लेजिस्लेचर के अंदर जो है वो प्रेजेंट होंगे। लीडरशिप जो है वो प्राइम मिनिस्टर और सीएम
स्टेट के अंदर जो है वो प्रेजेंट होंगे। डिसोल्यूशन होता है लोअर हाउस का, यानी कि लोअर हाउस क्या है आपका, हम पढ़ेंगे भी लोअर हाउस जब हम लोकसभा देखेंगे तो वहाँ पे लोअर हाउस क्या हो गया आपका, परमानेंट बॉडी नहीं है, वो क्या है डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है, जब भी क्या होगा कि एक तो टेन्योर पूरा होगा, दूसरा अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन हमें देखने को मिलेगा टुवर्ड्स द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, तो उस केस में क्या है जो लोअर हाउस है वो पूरा का पूरा डिसॉल्व करेगा एक साथ, तो कैबिनेट भी जो है वो डिसॉल्व कर जाता है। दूसरा हायर जो हाउस है या अपर हाउस कह लो, राज्यसभा, वो परमानेंट बॉडी है, उसमें हर 2 साल में क्या है आपके 1/3 मेंबर जो है वो क्या होते हैं रिटायर करते हैं। ठीक है, ऐसे उसमें टेन्योर कितना है 6 साल का है। ठीक है, लोकसभा में कितना है 5 साल का है। हायरार्की ऑफ कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर जुडिशियरी जो है इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा तो उस केस में क्या है कि उस केस में हमें देखने को मिलेगा, उस केस में हमको देखने को मिलेगा कि जुडिशियरी जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, एंड इस केस में बहुत एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव का इंटरफेरेंस भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उस केस में जुडिशियरी को इंडिपेंडेंट तरीके से काम करना बहुत जरूरी होता है, सो दैट इट कैन फंक्शन विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को ऐड किए गए ताकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका इंडिपेंडेंस जो है वो बरकरार रह सके। जैसे कि क्या है कि जो टेन्योर होता है जजेस का, कि भाई 5 साल या 4 साल जो भी है, जो भी टेन्योर जो है फिक्स किया गया है वो प्रॉपर तरीके से रहे, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर रहे ऑफ जजेस। ऐसा नहीं किसी केस के खिलाफ क्या है वो उन्होंने सुनवाई कर दी, वो गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया कि भाई ये जो है आपने क्या ही डिसीजन जो है वो दे दिया, क्या ही वर्डिक्ट दे दिया, तो आप अब हटो यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं हटा सकते उनको। फिक्स्ड सर्विस कंडीशन ऑफ जजेस है, मतलब जो बिफोर द अपॉइंटमेंट कंडीशन रखा जाएगा कि आपको ये फैसिलिटी दिया जाएगा, ऐसा ऐसा होगा। अपॉइंटमेंट के बाद उसमें से एक भी चीज़ में बदलाव नहीं होगा। ठीक है, एक भी चीज़ में जो है वो बदलाव नहीं होगा। ऐसा नहीं कि जजमेंट अच्छा नहीं आ रहा है तो उनका जो है सैलरी कट कर दो, ठीक है, या उनको घर जो है वो छोटे घर में शिफ्ट कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। वो बिल्कुल ही क्या है, जो फिक्स्ड सर्विस कंडीशन हमें देखने को मिलता है जजेस का, सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट का भी। ठीक है, एक्सपेंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे जो है वो चार्ज होता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो रिटायरमेंट के बाद जो जजेस होते हैं, क्योंकि वो मतलब जजेस जो है वो बेसिकली प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्या है अलाउड नहीं करता है कि वो प्रैक्टिस जो है वो बाद में एज अ काउंसिल के रूप में जो है या एडवोकेट के रूप में काम करे, तो ये उनको अलाउड नहीं होता है। इसके बाद अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स जो है टोटल 6 होते हैं, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। तो कौन कौन से हैं फंडामेंटल राइट्स, याद रखना एकदम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम कवर भी करेंगे सेपरेट चैप्टर के अंदर इसको। ठीक है, तो वहाँ हम देखेंगे कि राइट टू इक्वलिटी जो है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के बीच हमें देखने को मिलता है। राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 के बीच में। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक में, मतलब याद रखना 14 to 18 इक्वलिटी, 19 to 22 फ्रीडम, एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट क्या है 23 24। फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो 25 से 28 है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है 30 29 और 30 है। एंड राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो 32 है। ठीक है, तो ये सारे जो है आपके 6 जो है हम कह सकते हैं फंडामेंटल राइट्स जो है अवेलेबल है। एंड ये पार्ट 3 में है जो कि एनफोर्सिएबल है किसके द्वारा, कोर्ट्स के द्वारा, एंड जस्टिसिएबल नेचर के भी होते हैं। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा है पार्ट 4 के अंदर डीपीएसपी जो कि नॉन जस्टिसिएबल है। ये सिमिलर है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर क्या है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के नाम से जो है वो आया था, कि भाई कभी भी कोई गवर्नमेंट जो है वो अगर पॉलिसी को फ्रेम कर रही है तो एक एक थीम होना चाहिए ना, एक बेस होना चाहिए जिसके आधार पर वो जो है पॉलिसी बनाए। तो किन किन चीज़ों का वो ध्यान रखें गवर्नमेंट पॉलिसी बनाने के दौरान, लेजिस्लेटिव समझो बॉडी जो है वो पॉलिसी मेकिंग के समय क्या है आपका किन किन बातों का ध्यान रखे, वही सारी चीज़ें क्या है डीपीएसपी के अंदर मेंशन है प्रिंसिपल के रूप में। तो इसीलिए कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहने का मतलब क्या हो गया कि भाई स्टेट जब पॉलिसी मेकिंग कर रहा है, गवर्नमेंट जो है पॉलिसी बना रही है, तो बेसिकली जो डायरेक्शंस दिए गए हैं कि इस आधार पे जो है इस एसेंस के साथ जो है वो पॉलिसी को बनाया जाए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है वो बाद में ऐड किया गया था पार्ट 4A के अंदर। एंड एक आर्टिकल है जिसमें 51 है, इनिशियली 51A कह रहे, इनिशियली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे, बाद में 11 जो है वो कर दिया गया। It was added by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976 on recommendations of, ये कमिटीज़ का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सारे कमिटीज़ का नहीं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ है, जो जो इंपॉर्टेंट है हमने मेंशन कर लिया है, तो उसको जो है हम लोग देख लेंगे। तो वो नाम याद रखना, स्वरण सिंह कमेटी जो है इन्हीं के रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो पार्ट है
वो पार्ट 4A के अंदर आर्टिकल 51A के अंदर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर जो है वो ऐड किया गया था। सेकुलर स्टेट है, दिस टर्म वाज एडेड बाय अगेन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, तो CAA मैंने जहां भी लिखा है तो उसका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में समझना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है हमने एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इट इज प्रोटेक्टेड बाय आर्टिकल 326 एंड 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1986 के अंदर आया था, जिसके द्वारा क्या हुआ कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का एज है उसको रिड्यूस किया गया कि भाई पहले जो है समझो 1986 से पहले क्या है 21 साल के ऊपर या 21 या उससे अधिक जो है वो आप जो है वो वोट दे सकते हैं, लेकिन आज के डेट में 18 या उससे अधिक जो है कोई भी पर्सन किसी भी कास्ट, रेस, क्रीड, रिलीजन, किसी भी प्लेस का हो वो वोट जो है वो दे सकता है। तो यही चीज़ जो है एज का रिडक्शन हमें देखने को मिलता है कि 21 साल से कम की उम्र के को घटाकर 18 साल जो है वो कर दिया गया। किस एक्ट के थ्रू किया गया, याद रखना 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1986। सिंगल सिटीजनशिप है हमारे यहाँ यूएस की तुलना में, अगर हम देखें कंपैरिजन में तो वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप, हमने कहा कि स्टेट और यूनियन का अलग अलग सिटीजनशिप जो है वो दोनों रहेगा डुअल सिटीजनशिप, लेकिन हमारे यहाँ सिंगल ही अलाउड है। यहाँ तक कि अगर आप जो है अगर किसी दूसरे कंट्री के सिटीजनशिप को एक्वायर करेंगे तो आपका अपना सिटीजनशिप जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो ये मेंशन है, हम पढ़ेंगे भी आर्टिकल 5 से लेकर 11 के बीच में पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट बॉडीज बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जैसे कि इलेक्शन कमीशन हो गया आर्टिकल 324, याद रखना। CAG है जिसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, आर्टिकल 148 है। एंड UPSC जो है आर्टिकल 315 के अंदर जो है वो मेंशन है। 3 टियर गवर्नमेंट है ये, अगेन इट वाज एडेड इन 1992, याद रखना साल, कौन सा एक्ट, कौन सा एक्ट, तो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 73rd जो है वो पार्ट 9A के अंदर है, और 74th जो है उसके तहत क्या है पार्ट 9A जो है वो बनाया गया है। तो पार्ट 9 के अंदर मतलब पार्ट 9 जो है वो ऐड किया गया, और उसी के साथ शेड्यूल 11 ऐड किया गया, पार्ट 9A जो है वो ऐड किया गया एंड शेड्यूल 12 ऐड किया गया। तो 73rd, पार्ट 9, शेड्यूल 11, पंचायत, ऐसे याद रखना। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या है पार्ट 9 जो है उसको ऐड किया गया, साथ ही साथ क्या है शेड्यूल जो है 11th नंबर जो है शेड्यूल या 11th शेड्यूल जो है वो ऐड किया गया। एंड ये क्या चीज़ के बारे में है, तो पंचायत के बारे में। 74th वाला क्या है पार्ट 9A जो है इंट्रोड्यूस करता है, शेड्यूल 12 है एंड म्यूनिसिपैलिटी जो है इसके अंतर्गत है। इमरजेंसी प्रोविजंस भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर्स में, जिसमें आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360 कवर हो रहा है। ठीक है, पार्टिकल कह रहे पार्ट 18 में याद रखना इमरजेंसी प्रोविजन जो है किसके अंदर है, पार्ट 18 के अंदर है, जहां आर्टिकल 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है, 356 जो है स्टेट इमरजेंसी से है, 360 जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी से है। तो अलग अलग इमरजेंसी है, नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, याद रखना 352, 356, 360, चार चार का डिफरेंस है। ठीक है, 52, 56, 360। 52 नेशनल इमरजेंसी है, 56 स्टेट है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है 360 है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के थ्रू जो है वो ऐड किया गया। तो इतना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा बन गया, इतना इंपॉर्टेंट, उसमें फीचर्स भी बहुत सारे हैं डिफरेंट, हमने सोर्सेज से क्या है बोरो भी किया, जितना अच्छा अच्छा था सारी चीज़ों को हमने बोरो करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो ऐड कर लिया। फिर भी हमारे इतने अच्छे वेल डिजाइन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी क्रिटिसिज्म है। जैसे कि सबसे पहला कहा गया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ है ये एक हॉच पॉच कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि बोरोड है कि भाई जितना जगह है जो जो अच्छा लगा सबको ले लिया। ठीक है, फिर बोला गया कि ये एक रफ कॉपी है, कार्बन कॉपी है किसका, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का। अन इंडियन है, एंटी इंडियन है, क्यों, क्योंकि ये बेसिकली वेस्ट का एक स्लैविश इमिटेशन है कि खुश करने के लिए जो जो चीज़ें जो है वेस्ट की अच्छी अच्छी बातें हैं कि भाई हम भी वो फॉलो करते हैं, तो यही स्लैविश इमिटेशन ऑफ वेस्ट के रूप में है, तो इसको अन इंडियन बोला गया कि भाई इंडियन की जो फिलोसफी है उससे मैच नहीं खा रहा है। एलिफेंटाइन साइज है, इतना बड़ा है, हमने पढ़ा कि 6000 पेजेस का है। एंड अन गांधीयन है कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों, क्योंकि गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी वो इसमें लैकिंग जो है फंडामेंटली देखने को मिलता है। तो ये था हमारा सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने कवर कर लिया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रियम्बल को जो है वो कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच।